हेलो डियर स्टूडेंट्स, ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप लोग सब। लास्ट लेक्चर में हमने लेक्चर नंबर 4 में डिस्कस किया था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस तरह से वर्क करता है, उसका फॉर्मूला क्या आता है और कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। बच्चों, आज हम लेक्चर नंबर 5 में डिस्कस करने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या प्रोड्यूस करता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस करता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज के बारे में हम लर्न करने वाले हैं, क्योंकि अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी पता होगी ना, तो हम क्या कर पाएंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के जो क्वेश्चंस बनते हैं वो किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर सिर्फ अकेला पॉजिटिव चार्ज हो, अकेला नेगेटिव चार्ज हो, तो किस तरह से वो लाइंस प्रोड्यूस करेगा। ओके, उसकी हम डिस्कशन करेंगे। अगर दो लाइक चार्जेस हो, अनलाइक चार्जेस हो, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सिस्टम कैसी होगी, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम। स्टार्ट करने से पहले अगर किसी ने इलेक्ट्रिक फील्ड वाला लेक्चर ना देखा हो तो पहले एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड का लेक्चर आप देख लें। उसके बाद अगर आप ये स्टार्ट करेंगे तो और अच्छे से आपको ये कंसेप्ट समझ आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। हमारा चैप्टर नंबर 1 चल रहा है, उसका नेम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में हम डिटेल्ड डिस्कशन कर चुके हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है उसकी डिस्कशन हमने लास्ट लेक्चर में की। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है उसकी डिस्कशन करने वाले हैं। ओके बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने एक फॉर्मूला जो पढ़ा पॉइंट चार्ज का, वो मैं वापस लिख रहा हूँ। अगर हमारे पास कोई भी पॉइंट चार्ज है, हमारे पास ये प्लस क्यू पॉइंट चार्ज है, तो उसका जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अगर वेक्टर प्रेजेंटेशन हम करें तो क्या आएगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप। ये हमारा फॉर्मूला रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम उसका देखो, माइकल फैराडे ने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन किया। ओके बच्चों, ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन क्या है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इमेजिनरी कंसेप्ट। Electric field is an imaginary concept. It is physically not available. We cannot appear it. But वो एक्चुअल में होता है, हम उसको देख नहीं सकते, हम अपियर नहीं कर सकते, बट एक्चुअल में वो होता है। तो हम जो ड्रॉ करेंगे दैट इज कॉल्ड अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैं एक पॉइंट लिखता हूं, माइकल फैराडे introduce this concept by pictorial representation to study electric and magnetic field lines। अभी हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे मैं अगर 1 रखूं तो 1 का स्क्वायर 1, अगर 2 रखूं तो 2 का स्क्वायर 4 होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू आएगी क्योंकि उसको 4 से डिवाइड होगा तो वैल्यू हमारी कम होगी। अगर मैं 3 रखूंगा तो 9 आएगा, तो के क्यू अपॉन 9 और वैल्यू कम होगी। 4 रखेंगे 16 और वैल्यू कम होगी। यानी जैसे हमारी दूरी बढ़ती जाएगी वैसे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम बता सकते हैं कि जैसे जैसे हमारा डिस्टेंस बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कम होती जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता जाएगा। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमारा डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। तो जब भी हम लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे तो डिस्टेंस के साथ उसकी वैल्यू कम होती जाएगी। कितनी वैल्यू कम होगी, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो डेंसिटी पे कैसे डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी पे, वो सारी डिस्कशन हम अभी करने वाले हैं। तो ये जो फॉर्मूला है उसको मैं मिटा देता हूँ। यहाँ मैंने आपको इसलिए ये बताया है, रिप्रेजेंट किया है, ताकि जैसे जैसे हमारा डिस्टेंस बढ़ता जाएगा वैसे हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर्स है उनकी लेंथ कम होती जाएगी। देखो मैं आपको पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन दिखाता हूँ। मान लो हमारे पास यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या करेगा, लाइन को
ओरिजिनेट करेगा, लाइंस इसमें से बाहर निकलेगी। अभी मैं यहाँ तक लेता हूँ लाइंस, ओके। तो जैसे जैसे हम दूर जाएंगे वैसे लाइन कैसी होती जाएगी, कम होती जाएगी। इसी को बोलते हैं हमारा पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन, ठीक है। जैसे हम लाइंस को ड्रॉ कर रहे हैं वैसे लाइंस हमारी क्या होती जा रही है, और छोटी होती जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है बच्चों, क्योंकि जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर डिनोमिनेटर में आ रहा है, ओके। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा उसका स्क्वायर होगा और वो इफेक्ट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड पे, स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो उस हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कम होता जाएगा, ओके। सो एज वन goes away from the source charge, electric field vectors, length of electric field vectors getting smaller and smaller, और स्मॉल होती जाएगी लाइंस हमारी, ओके। बच्चों इट इज अ स्पेस चार्ज प्रेजेंटेशन, यानी स्पेस में अगर कोई हमारा चार्ज हो तो हर तरफ से लाइंस निकल रही होगी, आगे पीछे ऊपर नीचे अगल बगल सब जगह से लाइंस हमारी निकल रही होगी। इसीलिए जो प्रेजेंटेशन होता है दैट इज अ स्पेस चार्ज प्रेजेंटेशन, यानी कि हर तरफ से लाइन हमारी बाहर निकल रही होती है, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ पता किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा हमारा वो किस तरह से होगा, तो लाइंस उसकी लेंथ जो है वो कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, इस तरह से वो प्रेजेंट हम उसको करेंगे। अब एक और चीज कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है उसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं लाइंस ऑफ फोर्सेस। अभी मैं यहाँ पे जो हमारा कंसेप्ट है ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम लाइंस ऑफ फोर्स भी बोल सकते हैं, लाइंस ऑफ फोर्स, लेकिन ये टर्मिनोलॉजी ज्यादा अप्रोप्रिएट नहीं रहेगी यहाँ पे। अप्रोप्रिएट क्यों नहीं रहेगी, बिकॉज जब मैग्नेटिक फील्ड की हम बात करेंगे तो थोड़ा सा कंसेप्ट हमारा और थोड़ा उसमें डिटेल डालना पड़ेगा, इसीलिए अभी हम लाइंस ऑफ फोर्स ज्यादा उसको मेंशन नहीं करूंगा मैं ये वर्ड को, मैं यही बोलूंगा फील्ड लाइंस। तो आपको समझना है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ही है हमारी, ओके। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कंसेप्ट यहाँ पे क्यों इंपॉर्टेंट है, मान लो अगर मैं वो हमारा टेस्ट चार्ज, जो चार्ज जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है कि नहीं है आसपास, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रिवेल कर रहा है कि नहीं कर रहा, वो चेक करने के लिए हमने जो लिया था, अगर मैं वो पॉजिटिव चार्ज को, टेस्ट चार्ज को यहाँ पे रखूं तो ये चार्ज उसको इसी तरफ धक्का देगा, यहाँ पे धक्का नहीं देगा, ओके। जो हमारी लाइंस दोनों को जोड़ रही है अलोंग द लाइंस, फोर्स ऑलवेज एक्टिंग अलोंग द लाइंस ऑफ द सोर्स चार्ज, अगर मैं उसको यहाँ पे रखूं तो इधर धक्का देगा, अगर मैं यहाँ पे रखूं तो इधर धक्का देगा। बच्चों यहाँ पे अनगिनत लाइंस होती है, देर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस, हम उसको ड्रॉ भी नहीं कर सकते, इतना डिटेल में आता है ये पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन, ओके। सो पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन बहुत डिटेल में आएगा, इसीलिए आप मान लो कि ये चार्ज पार्टिकल को यहां रख रहे हो तो इसी तरफ धक्का देगा ये सोर्स चार्ज, अगर आप उसको यहां रख रहे हो तो इस तरफ धक्का देगा, यानी उसको एक फोर्स लगाएगा। अब ये सारी लाइंस को मैं कनेक्ट कर दूं, कनेक्टिंग डॉट्स, यानी सबको हम कनेक्ट कर दें तो एक लाइन मिलेगी हमें, इसी लाइन को हम बोलते हैं लाइन ऑफ फोर्स, ठीक है। तो ये जो लाइन ऑफ फोर्स है वो फोर्स लगा रही है चार्ज पार्टिकल के ऊपर, तो इसी वजह से पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज रिपेल करते हैं, और अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रखता तो वो एक्चुअली ये बहुत स्मॉल चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज मैं यहाँ रखूँ, इससे बेटर है कि अगर मैं यहाँ पे दूसरा पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन बनाऊं कौन से चार्ज का, नेगेटिव चार्ज का, तो हमारा वो इस तरह से होगा, लाइंस हमारी अंदर आती हुई दिखेगी, और यहां क्या होगा, जो एरो है उसकी लेंथ बढ़ रही है। क्यों लेंथ बढ़ रही है, जैसे जैसे डिस्टेंस कम हो रहा है वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है, सोर्स के नजदीक, सोर्स चार्ज के नजदीक मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इसलिए लाइंस यहाँ पे और लेंथी होती जा रही है, देखो लाइन और लेंथी होती जा रही है।
तो बच्चों अगर मैं इसी पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पे रखता, टेस्ट चार्ज को, तो ये चार्ज उसको अंदर की तरफ खींचता, जो फोर्स लगता वो अंदर की तरफ लगता। तो यही कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, कि जिस तरफ हमारा फोर्स लग रहा है दैट इज द आर लाइन ऑफ फोर्सेस, क्योंकि लाइंस हमें दिखाई नहीं देती, इट इज एन इमेजिनरी कंसेप्ट। जो लाइंस होती है वो पूरी पूरी इमेजिनरी होती है, इमेजिनरी लाइंस होती है, इसीलिए हम यहाँ पे सिर्फ चार्ज को रखेंगे और चार्ज अंदर की तरफ आ जाएगा। अगर ये चार्ज हमारा अंदर की तरफ आ गया तो मान लो कि ये हमारा सोर्स चार्ज नेगेटिव चार्ज है, और अगर हमारा चार्ज को धक्का लगा बाहर की तरफ तो मान लो कि सोर्स चार्ज हमारा पॉजिटिव चार्ज है। तो इस तरह से ये हमारा कंसेप्ट जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। ये लाइंस का जो कंसेप्ट है वो काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो ये थोड़ा सा आइडिया मैंने आपको दिया किसके बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। ओके, अब आपको आइडिया आया होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस तरह से बिहेव करती है। देखो बच्चों, हम यहाँ पे पूरी प्रॉपर्टीज लर्न करने वाले हैं, उसका बिहेवियर लर्न करने वाले हैं, किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का बिहेवियर हमें पता होगा तभी तो हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। देखो बच्चों, किसी भी चीज का बिहेवियर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे आपका बिहेवियर, अब आपका बिहेवियर तो मुझे पता नहीं है, लेकिन आपके मम्मी पापा को जरूर पता है कि कौन सी सिचुएशन में आप कैसे रिएक्ट करोगे। ठीक है, उनको बहुत अच्छे से पता होगा कि कब आप कौन सा बहाना निकालोगे, कौन सी सिचुएशन में आप पैनिक करोगे, कौन सी सिचुएशन में आप बहुत खुश रहोगे। आपका बिहेवियर आपके पेरेंट्स को और आपके टीचर्स को बहुत अच्छे से पता होता है। ठीक है, तो इसीलिए वो आपको अच्छे से जज भी कर पाते हैं और आपको वो प्रॉपरली गाइड भी कर पाते हैं। इसीलिए बिहेवियर बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। तो हमारे लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका बिहेवियर कैसा है, उसकी प्रॉपर्टीज, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, वो हमें अगर अच्छे से पता होगी तभी तो हम उसको हैंडल कर पाएंगे कि कौन से क्वेश्चन में उसको कैसे ट्रीट करना है। तो आइए समझते हैं हम उसका बिहेवियर, उसकी प्रॉपर्टीज। तो अब हम देखो, प्रॉपर्टीज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक और बात बताता हूं। मैंने पॉजिटिव में कितने लाइन ड्रॉ की हैं, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ मैंने कितने ड्रॉ की है, 1 2 3 4 5। अब देखो बच्चों, यहाँ पे 7 लाइन और यहाँ पे 5 लाइन्स है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ लाइन्स। ये मैं आपको लिख के बताऊंगा, पूरी प्रॉपर्टी है उसकी, तो तब हम और डिटेल में इसको करेंगे। बट आपको इतना याद रखना है कि मैग्नीट्यूड ऑफ electric field is directly proportional to density of field lines। एक पर्टिकुलर एरिया में से कितनी ज्यादा लाइन पास कर रही है, जिस प्लेन में से ज्यादा लाइन पास करेगी उसका वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड का ज्यादा होगा, जहां से कम लाइन पास करेगी उसका कम होगा। मान लो अगर मैं एक प्लेन ड्रॉ कर रहा हूं यहां पे, उतनी लेंथ का एक प्लेन ड्रॉ कर रहा हूं यहां पे, तो आप देखो बच्चों, इस प्लेन में से कितने लाइन पास करी, 3 लाइंस, और इस प्लेन में से कितने लाइन पास करी, ओनली 1 लाइंस। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे ज्यादा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, उसकी वैल्यू ज्यादा होगी इसके मुकाबले। यहाँ पे वैल्यू कम होगी, यहाँ पे ज्यादा होगी। तो यही पॉइंट मैं यहाँ पे आपको बताना चाह रहा हूँ कि जितनी लाइंस पर्टिकुलर एरिया में से ज्यादा पास होगी वहां पे उतना इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, और जहां से कम पास होगी वहां पे उतना इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। तो हम 1 बाय 1 उसकी प्रॉपर्टी स्टडी करते हैं। तो अब मैं इसी पॉइंट को नाम दे देता हूं प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इसको मैं मिटा देता हूं। ओके बच्चों, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी हम यहां पे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या आएगी, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी होगी, देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, अगर वो पॉजिटिव रहा तो लाइंस को बाहर निकालता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट्स
फ्रॉम पॉजिटिव चार्जेस। अब जो स्टार्ट हो रहा है उसको हम बोल सकते हैं ओरिजिनेटिंग फ्रॉम पॉजिटिव चार्जेस, वहां से बाहर निकल रहा है। तो बहुत सारे रेफरेंस बुक में ओरिजिनेटिंग लिखा होता है, तो दोनों सेम है। तो ओरिजिनेटिंग फ्रॉम पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्जेस एंड एट नेगेटिव चार्जेस। हाँ, नेगेटिव चार्जेस। अब नेगेटिव चार्ज होगा तो क्या होगी, लाइंस अंदर आ रही होगी, तो इसको हम बोल सकते हैं टर्मिनेटिंग। ओके, टर्मिनेट यानी यहां पे फिनिश हो रही है। ओके, अंदर एंटर हो गई तो टर्मिनेटिंग बोलेंगे। तो ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी। अब एक और पॉइंट हम लिख सकते हैं यहां पे, दे मे स्टार्ट और एंड एट इंफिनिटी। बच्चों ये लाइन मैंने ऐड इसलिए की ताकि वो इंपॉर्टेंट है। पहले तो आपको ये समझना है कि ये चार्ज हमारा पॉजिटिव है, तो लाइंस वहां से क्या करेगी, ओरिजिनेट करेगी, यानी कि लाइन स्टार्ट होगी, बाहर निकलेगी। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट, बाहर निकल रही है लाइन। ठीक है, लाइन हमारी बाहर निकल रही है, और जो नेगेटिव चार्ज है उसमें लाइन हमारी टर्मिनेट कर रही है, यानी कि लाइंस हमारी एंड हो रही है। ये देखो, और नीचे जो मैंने एक लाइन ऐड की उसका इंपॉर्टेंस ये है बच्चों कि अगर हमारी लाइन बाहर निकल रही है तो कहां तक होगी, इनफाइनाइट तक होगी। कहां तक होगी, इनफाइनाइट तक। मान लो कि डिस्टेंस हमारा 1 मिलियन है, यानी 10⁶ है, उसका भी स्क्वायर हो गया, 6 2 12, -12 ऊपर आ गया, तो ये वैल्यू हमारी 0.000 समथिंग हो जाएगी, क्योंकि के की वैल्यू भी 10⁻⁻9 आएगी, तो 0.00 हुई, लेकिन जीरो नहीं हुआ बिल्कुल भी। 1 मिलियन मीटर हम दूर हैं फिर भी। ओके, इसका मतलब क्या हो बच्चों कि अगर जब हमारा डिस्टेंस हम इनफाइनाइट लेंगे तभी तो वैल्यू हमारी जीरो आएगी, और इनफाइनाइट डिस्टेंस हमारा आएगा नहीं। यानी अगर आप डिस्टेंस इंक्रीज करते जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम जरूर होता जाएगा, लेकिन जीरो कभी भी नहीं होगा। जीरो कब होगा, जब आप उसको इनफाइनाइट लोगे तभी जीरो आएगा। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक बार स्टार्ट हो गई तो इनफाइनाइट तक चलती जाएगी। हाँ, ये बात जरूर है कि जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा वैसे उसकी इंटेंसिटी कम होती जाएगी। ठीक है बच्चों, और नेगेटिव चार्ज के लिए वैसे ही कि इनफाइनाइट से एकदम माइनर, एकदम धीरे धीरे स्टार्ट हुई है, वैल्यू एकदम कम है, जैसे वो अप्रोच कर रही है चार्ज की तरफ वैसे उसकी वैल्यू बढ़ती ही जा रही है, और जितना वो अंदर आ जाएगा उसकी वैल्यू और ज्यादा हो जाएगी। ओके, और जैसे वो टर्मिनेट करेगा मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो ये फर्स्ट पॉइंट आपको आइडिया आ जाना चाहिए। ठीक है बच्चों, आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं सेकेंड पॉइंट की तरफ। तो मैं सेकेंड पॉइंट यहाँ पे बताता हूँ आपको। ये फर्स्ट पॉइंट आपने लिख लिया होगा, अगर नहीं लिखा हो तो आप वापस रिवाइज करके उसको लिख सकते हो। अब हम सेकेंड पॉइंट पढ़ते हैं। सेकेंड पॉइंट है हमारा, द लाइंस ऑफ फोर्स are continuous, सॉरी बच्चों, continuous smooth curves without any breaks। यानी कि जो लाइन है वो कभी भी बीच में से ब्रेक नहीं होगी बच्चों। अभी जो मैंने आपको बताया था वो पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन था, लेकिन एक्चुअल में अगर हम सब लाइंस को जोड़ देते तो हमारी लाइन ऑफ फोर्स बनती है। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो कंटिन्यूस चलती रहेगी, बीच में से कहीं पे ब्रेक नहीं होगी, वो इनफाइनाइट तक चलेगी। ठीक है, अगर मैं एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज लेता हूं तो यहां से ओरिजिनेट करेगी और यहां पे टर्मिनेट करेगी, लेकिन कंटिन्यूस होगी।
अब देखो यहां से अगर चलेगी तो यहां पे भी कंटिन्यूअस होगी। आपको कहीं में बीच में ब्रेक दिख रहा है क्या? तो नेवर ब्रेक। ओके, वो कंटिन्यूअस रहेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होगी दैट फॉर्म अ स्मूथ कर्व इन अ स्पेस, वो कभी भी बीच में से ब्रेक नहीं हुई होगी। ऐसे थोड़ी ना होगी कभी। ओके, ये ब्रेक हुई, वापस स्टार्ट हो गई, वापस स्टार्ट होने के लिए उसको ओरिजिन चाहिए। ओके, अगर ओरिजिन होगा तो वो स्टार्ट हो रही होगी। ये लाइन से हम सिर्फ इतना समझ सकते हैं, अभी जो हमने लाइन ड्रॉ करी थी इस तरह से, उससे हम इतना समझ सकते हैं कि उसकी इंटेंसिटी कम होती जा रही है, उसकी वैल्यू कम होती जा रही है, लेकिन वो ब्रेक नहीं होगी। लाइन इज कंटिन्यूअस कर्व विदाउट एनी ब्रेक। तो ये नोट करिएगा बच्चों, सेकेंड पॉइंट, द लाइंस ऑफ फोर्स आर कंटिन्यूअस स्मूथ कर्व्स विदाउट एनी ब्रेक। बिना ब्रेक हुए हमारा जो कर्व होगा वो कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, तो ये आपको सेकेंड प्रॉपर्टी भी समझ आ गई। अब हम थर्ड प्रॉपर्टी करते हैं। ये मैं रखता हूं बच्चों ताकि हमें समझना है पॉइंट, तो उसमें हमें यूजफुल होगा वो। टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर क्रॉस each other or intersect each other। ओके, कभी भी लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। अगर मैं यहां पे ड्रॉ करूं, थोड़ा बड़ा डायग्राम ड्रॉ करता हूं तो आपको समझ आएगा। अगर मैं एक पॉजिटिव एक नेगेटिव का ही लेता हूं एग्जाम्पल, तो यहां से बच्चों ओरिजिनेट हुई, यहां टर्मिनेट हुई। दूसरी लाइंस इस तरह से होगी, तीसरी लाइन इस तरह से होगी, उसके बाद वाली लाइन इस तरह से, उसके बाद वाली लाइन इस तरह से। बच्चों दो लाइन कभी भी आप देखो क्रॉस नहीं कर रही है एक दूसरे को, हर एक लाइन एक दूसरे से सेपरेटेड है। इतना नजदीक नजदीक होती है लाइन इस तरह से। मैं ड्रॉ नहीं कर रहा, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है बच्चों। ओके, इसीलिए ये जो लाइंस होगी वो एक दूसरे को कभी भी क्रॉस नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी उसका भी रीजन बताता हूं। ओके, एक और पॉइंट पहले हम समझते हैं, फिर आपको बताता हूं कि लाइंस क्रॉस क्यों नहीं कर रही है। तो यहां पे हमारा ये पॉइंट है कि द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एट पर्टिकुलर पॉइंट is in the direction of tangent drawn at that point। बच्चों कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है तो उसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी, तो उस के ऊपर जहां जो पॉइंट होगा वहां पे जिस तरफ हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे उसकी डायरेक्शन में आएगी। मान लो मैं यहाँ पे एक इस तरह से एक लाइन ले लेता हूं। अब मुझे यहाँ पे 3 पॉइंट अगर मैं लेता हूं और तीनों पे मैं डायरेक्शन दिखाता हूं, देखो मान लो ये मैंने फर्स्ट पॉइंट P लिया, यहाँ पे मैंने पॉइंट Q लिया, यहाँ पे पॉइंट R लिया, इसको मिटा दिया। अब देखो अगर मुझे P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करनी है तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ P पॉइंट दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय ड्रॉन बाय टेंजेंट। टेंजेंट ड्रॉ करके हम उसकी डायरेक्शन डिफाइन कर सकते हैं। अब इस पॉइंट की डायरेक्शन हमारी इस तरफ होगी EP। अगर मुझे Q पॉइंट पे डायरेक्शन डिफाइन करनी है तो उसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी EQ। अगर मुझे R पॉइंट पे डायरेक्शन फाइंड करनी है तो वो इस तरफ होगी ER। और टेंजेंट तो पता है आपको बच्चों कि एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी हमारे कर्वेचर को एक लाइन ऐसे इंटरसेक्ट कर रही है एक पॉइंट पे तो वो हमारा टेंजेंट कहलाएगा। तो अगर मुझे P पॉइंट पे चाहिए डायरेक्शन तो टेंजेंट की डायरेक्शन में इस तरफ होगी, इस तरफ आगे। ठीक है, अगर मुझे Q पॉइंट पे चाहिए तो इस तरफ होगी, अगर मुझे R पॉइंट पे चाहिए तो इस तरफ होगी। समझ आ रहा है ना? तो इसी तरह से अगर आपको कोई भी पॉइंट पे अगर डायरेक्शन चाहिए उसकी तो उस तरह से होगी। बच्चों आपको पता है कि जब हमारा जो बाइसिकल का या मोटरसाइकिल का पहिया जो होता है व्हील, अगर वो कीचड़ में फंस जाए फिर आप अगर रेस लगाओगे
तो कीचड़ भी इसी तरफ उड़ेगा ना, तो सेम उसी तरह से। ओके, ये भी टेंजेंशियल डायरेक्शन में ही होता है। ओके, जो हमने सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन देखा था, उसी तरह से कि अगर यहाँ पे है तो इस तरफ, यहाँ पे है तो इस तरफ, यहाँ पे है तो इस तरफ, जिस तरफ उसका रोटेशन हो रहा होगा पॉइंट का, वहाँ से वो उसी डायरेक्शन में होगी। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट थी। अगर ये आपको समझ आ गया तो ये पॉइंट आपको और अच्छे से समझ आ सकता है। उसके हम वापस डिस्कशन करते हैं। इसको मैं मिटा रहा हूं। देखो, दो लाइन को इंटरसेक्ट नहीं करेगी एक सिस्टम की, वो मैं आपको बताता हूं कि अगर दो लाइन इंटरसेक्ट कर जाए, मान लो यहां पे दो लाइन इंटरसेक्ट कर गई, ये दो लाइन इंटरसेक्ट कर गई जहां पे पॉइंट हमारा P है। अब बच्चों P पॉइंट का अगर मैं टेंजेंट बनाऊं तो एक टेंजेंट बनेगा यहां पे, एक टेंजेंट बनेगा यहां पे, दो टेंजेंट एक पॉइंट पे। इसका मतलब P पॉइंट की दो डायरेक्शन है। P पॉइंट इस तरफ भी जा सकता है, P पॉइंट भी इस तरफ भी जा सकता है। क्या पॉसिबल है? अगर अभी भी कंफ्यूजन है तो एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं। मान लो ये हमारा छोटू है, ठीक है, ये छोटू नदी के किनारे बैंक ऑफ रिवर पे दो नाव पड़ी है छोटी छोटी, एक नाव ए है और दूसरी नाव हमारी बी है। छोटू बड़ा होशियार है, उसने क्या किया, दोनों पैर रख दिए हैं, एक नाव ए पे एक बी पे। अब ये नाव चलेगी इस तरफ और ये चलेगी इस तरफ, क्या वो अब जा पाएगा? आप ही सोचो, वो नहीं जा पाएगा। उसको कोई भी एक डायरेक्शन चूज करनी पड़ेगी, तभी वो आगे बढ़ पाएगा। वैसी सिचुएशन ये P पॉइंट की है। ये P पॉइंट हमारा छोटू ये मान लो। ओके, तो P पॉइंट को कोई भी एक ही डायरेक्शन चूज करनी पड़ेगी, यानी कि टू लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर ऑफ अ सेम सिस्टम। अब आपको और ज्यादा क्लियर होगा। ओके, कि टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर क्रॉस ईच अदर। ओके, because if they did, that intersection point show two direction at a particular one point which is never possible। ठीक है, इसीलिए बच्चों एक पॉइंट पे एक ही डायरेक्शन होनी चाहिए। इसीलिए आप भी कोई बात सोच रहे हो तो ये करो या वो करो ऐसा मत सोचना। सोचना है तो एक ही तरफ सोचना है, डिटरमाइंड रहना है कि ना ये करना है तो करना ही है। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे इस तरफ जाना है तो इसी तरफ जाना है। इसीलिए एक पॉइंट पे अगर दो विचार आए तो आपको किसी एक ही तरफ जाना पड़ेगा। पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई करनी पड़ेगी, पढ़ाई के साथ साथ आप चैटिंग नहीं कर सकते। ये पॉइंट यही रिप्रेजेंट करता है कि आपको एक ही डायरेक्शन यहाँ पे होनी चाहिए। बच्चों, अगर आप, मैं ऐसा बोलूँ आपको कि मैं यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज रख दूँ, ठीक है, अब ये पॉजिटिव चार्ज आगे बढ़ रहा है तो ये तो इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ऐसा हो सकता है क्योंकि ये सिस्टम हमारी अलग अलग है, ये पूरी सिस्टम अलग है और ये पूरी सिस्टम डिफरेंट है। तो डिफरेंट है तो इंटरसेक्ट कर रहा है, उसका हमें ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन अगर आप बोल दो कि सर ये तो इंटरसेक्ट कर रहा है, तो करेगा वो। तो हमने यहाँ ये पढ़ा है कि एक ही सिस्टम की लाइंस इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। कोई दूसरा सिस्टम होगा तो बट ऑब्वियसली इंटरफेयर करेगा, वो अलग बात हो जाएगी। लेकिन हमने बात करी है सेम सिस्टम की लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। ठीक है, अब हम यहां पे फिफ्थ पॉइंट में आपको बता रहा हूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म एनी क्लोज लूप्स। बच्चों, क्यों क्लोज लूप फॉर्म नहीं करता? क्योंकि वो कंजर्वेटिव नेचर को फॉलो करता है। जो चार्ज है हमारा उसके कंजर्वेटिव नेचर को फॉलो करता है, इसीलिए वो क्लोज लूप फॉर्म नहीं करेगा। क्या सर ये क्लोज लूप नहीं है? तो बट ऑब्वियसली नहीं है। एरो देखिए आप, क्लोज लूप किसका हो सकता है? तो मैग्नेटिक फील्ड का हो सकता है। ये देखो मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पे, ये छोटू को मिटा देते हैं, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी अब हमें। देखो बच्चों, यहां पे मैं एक मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ कर रहा हूं। ये देखिए, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। आप 10th में पढ़ चुके हो कि अगर नॉर्थ पोल है तो लाइंस बाहर निकलेगी ओरिजिनेटिंग एंड
एस पे टर्मिनेटिंग, एस पे एंड करेगी। ये तो है बाहर की बात। अगर हम अंदर की बात करें तो अंदर क्या होगा, एस से एन, लाइन एस से एन की तरफ जा रही होगी। तो बच्चों आप एरो देखो, एरो से आपको पता चलेगा कि पूरा क्लोज लूप फॉर्म हो रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड तो क्लोज लूप फॉर्म करता है, लेकिन अगर बात आ जाए इलेक्ट्रिक फील्ड की तो प्लस माइनस में यहां लगा दूं तो बच्चों यहां क्लोज लूप फॉर्म नहीं कर रहा, क्योंकि प्लस से लाइन स्टार्ट हुई, माइनस में एंड तो हो गई। लेकिन यहां अगर माइनस से प्लस करूंगा तो उसकी प्रॉपर्टी रॉन्ग हो जाएगी, पूरा फिजिक्स रॉन्ग हो जाएगा। इसीलिए हम ऐसा नहीं कर सकते। जो ये एरो आएगा वो एरो इसी तरफ का होगा। समझ आया? यानी इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा पॉजिटिव से निकलकर नेगेटिव में जाएगा, यहां भी पॉजिटिव से निकलकर नेगेटिव जाएगा। तो ये तो वन साइडेड है, एक तरफा है, इसमें कहां क्लोज लूप फॉर्म हो रहा है? तो ये क्लोज लूप नहीं फॉर्म करता। इसीलिए पॉइंट 5 हमारा यही इंडिकेट करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म एनी क्लोज लूप, वो कभी भी क्लोज लूप फॉर्म नहीं करेगा। तो ये बात भी बच्चों आपको समझ आनी चाहिए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6 की। पॉइंट नंबर 3 और 4 अब मैं मिटा देता हूं। पॉइंट नंबर 6 हम करते हैं, इसको भी मिटा देते हैं हम। पॉइंट नंबर 6 जो वेरी इंपॉर्टेंट, जो इंपॉर्टेंट है, द लाइंस ऑफ फोर्स आर ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस, surface of a conductor on which the charges are in equilibrium। अब देखो बच्चों ये इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये पॉइंट तो काफी इंपॉर्टेंट है। ये लाइंस जो होगी वो ऑलवेज नॉर्मल होगी, यानी कि परपेंडिकुलर होगी। बच्चों अभी नीट 2022 में एक क्वेश्चन आया कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस जो होती है उनमें लाइंस ऑलवेज नॉर्मल होती है। वो अभी मैं आपको नहीं करा रहा, बिकॉज आपको पता नहीं कि इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस क्या है, वो हम चैप्टर 2 में डिस्कशन करेंगे। लेकिन नॉर्मल होती है, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। जो लाइंस होगी हमारी वो यहाँ पे नॉर्मल होगी। मान लो द लाइंस ऑफ फोर्सेस आर ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर ऑन विच चार्जेस आर इन इक्विलिब्रियम। अगर चार्ज हमारे इक्विलिब्रियम पे है तो उसमें से बाहर निकलने वाली लाइंस या अंदर आने वाली लाइंस सरफेस के ऑलवेज नॉर्मल ही होगी। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मान लो हमारे पास एक कंडक्टिंग शीट है जो पॉजिटिवली चार्ज है। अब बच्चों क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज है, लाइंस हमारी इसी तरह से बाहर निकलेगी, इसी तरह से। अब देखो कि हर जगह पे 90 ही बन रहा है। यहां भी नॉर्मल, नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर, यहां भी नॉर्मल, यहां भी नॉर्मल, यहां भी नॉर्मल। अगर मैं स्फीयर ले लेता हूं, पॉजिटिव चार्ज वाला अगर मैं स्फीयर ले लूं तो लाइंस इस तरह से होगी। अब देखो बच्चों यहां पे भी एरो में दिखा देता हूं। अब देखो यहां भी नॉर्मल, यहां भी नॉर्मल, नॉर्मल, यहां वहां सारे जहां पे नॉर्मल ही होगा यहां पे। ठीक है, कहीं पे भी आपको ऐसे लाइन कभी नहीं घुसेगी अंदर, और सॉरी बाहर निकल रही है, ऐसे कभी भी नहीं निकलेगी। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। यहां से निकल रही है तो वो ऐसे ही निकलेगी, यहां से निकल रही है तो ऐसे ही निकलेगी, यहां से निकल रही है तो ऐसे ही निकलेगी। ये वाली लाइन ऐसे कभी भी नहीं होगी। बच्चों मैं आपको रीजन भी बताता हूं कि ऐसा क्यों होता है, कि नॉर्मली क्यों निकलती है। मान लो अगर नॉर्मल नहीं होता लाइन, सॉरी नॉर्मल नहीं होती, सपोज मैंने ये प्लेट ले ली है इस तरह से, ठीक है, उसके ऊपर मैंने पॉजिटिव चार्ज रखा है। अगर मान लो नॉर्मल नहीं होती लाइंस, अगर लाइंस नॉर्मल ना होकर पैरेलल होती या फिर इस तरह से होती, तो वो दो पार्ट पे डिवाइड होता है उसका कंपोनेंट, ई कॉस थीटा, ई साइन थीटा। नॉर्मल तो अभी मान लो कि है ही नहीं, इस तरह से है, ई कॉस थीटा कुछ वैल्यू है, वैल्यू लगा के हमारी जो फाइनल आंसर आया इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कुछ आया 10 न्यूटन पर कूलम, या ई मान लेते हैं उसको, ई डैश मान लेते हैं।
अब बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ का है कि मतलब कि यहाँ पॉजिटिव है यहाँ नेगेटिव है, तभी हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ का है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा यानी इलेक्ट्रॉन मोशन में आएगा, और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन मोशन में आ गए तो वो करंट प्रोड्यूस करेगा, जबकि वो यहाँ पॉसिबल ऐसा नहीं होता। ठीक है, क्योंकि रेस्ट वाले कंडक्टर मटेरियल में कभी भी इलेक्ट्रॉन मोशन में नहीं आते, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो ऑलवेज परपेंडिकुलर ही होगा। समझ आया ना बच्चों? वापस एक बार बताता हूँ कि अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा नॉर्मल नहीं है, ऐसे है, तो दो कंपोनेंट में डिवाइड हो गए, अगर पैरेलल ही है तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो हमारा इस तरफ है, तो इलेक्ट्रिक ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। अब इलेक्ट्रॉन खींचा चला आया तो मोशन में आ गया, और मोशन में आ गया तो उससे करंट प्रोड्यूस किया। लेकिन हमें पता है कि हम जो खाना खाते हैं थाली में, कभी उसमें करंट प्रोड्यूस होता है कि हाँ झटका लगता है हमें, दैट इज बिकॉज ऑफ स्टैटिक चार्ज, लेकिन करंट उसमें प्रोड्यूस नहीं होता जब तक हम उसको एक्स्ट्रा एक्सेस चार्ज, मोशन वाला चार्ज प्रोवाइड ना करें। इसीलिए वो ऑलवेज हमारी जो लाइंस होगी वो परपेंडिकुलर ही होगी। तो ये कंसेप्ट था हमारा इंपॉर्टेंट। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं जो एम्स में आया हुआ है। ठीक है बच्चों, ये जो पॉइंट आप स्टडी कर रहे हो उसके उसके जो प्रॉपर्टीज है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में भी आपको यूजफुल होगी, है ना? तो अच्छे से प्रिपरेशन करो, एकदम मस्त प्रिपरेशन करो। चलो क्वेश्चन हम देखते हैं। एम्स का ये क्वेश्चन है, अ सॉलिड metallic sphere is placed in a uniform electric field. The lines of force follows the path as shown in figure. बच्चों यहां पे मैं फिगर ड्रॉ करता हूं। फर्स्ट लाइन है वो डायरेक्टली ऐसे है बताई हुई, इट इज आवर फर्स्ट लाइन। सेकेंड जो लाइन है वो हमारी इस तरह से है। थर्ड जो लाइन है वो बीच में गायब हो गई, कहाँ गई, गायब हो गई। और नेक्स्ट हमारी लाइन है वो इस तरह से है, इस तरह से है। ओके, अब मैं ऑप्शन आपको बताता हूं कौन सी लाइन करेक्ट है, ये आपको बताना है। देखो बच्चों, इसमें इस तरफ पॉजिटिव इस तरफ नेगेटिव चार्ज हो सकता है, ठीक है, जैसे लाइन के हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो। ऑप्शन है फर्स्ट लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन। अब देखो बच्चों, ऐसा तो कभी होगा नहीं, ऐसा भी नहीं होगा, लाइंस कभी बैंड थोड़ी ना हो जाएगी अपने आप से, ऐसा भी नहीं होगा कि लाइन डिसअपियर हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे एंगल ही 90 नहीं बन रहा। यहाँ ऐसा हो सकता है क्योंकि एंगल 90 बना रहा है, लाइन आई, ठीक है, और नेगेटिव चार्ज था तो उसने अट्रैक्ट करा उसको, ठीक है। यहाँ पॉजिटिव चार्ज करा था, पॉजिटिव चार्ज था तो वहां से लाइन ओरिजिनेट हुई। और देखो बच्चों, 90 डिग्री फॉर्म करके ओरिजिनेट हो रही है, यहाँ पे भी 90 डिग्री फॉर्म करके ये टर्मिनेट हो रही है, तो ये वाली लाइन हमारी करेक्ट आएगी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, डी, इसका आंसर आएगा हमारा डी। तो ये चीज आपको आइडिया आई होगी, ठीक है बच्चों। ये क्वेश्चन हमारा हो गया। अब हम नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर मूव करते हैं। हमारा पॉइंट नंबर 7 जो है वो हम डिस्कस करते हैं। पॉइंट नंबर 7, द लाइन्स ऑफ फोर्स have a tendency to contract lengthwise
ओके, लेंथ वाइज वो कॉन्टैक्ट होगी, किस तरह से होगी वो हम समझते हैं। दिस एक्सप्लेन attraction between two unlike charges। देखो बच्चों, अगर दो अनलाइक चार्ज हुए हमारे, एक पॉजिटिव रहा दूसरा नेगेटिव रहा, तो क्या होगा कि लाइन निकलेगी यहां टर्मिनेट हो जाएगी, लाइन निकलेगी यहां टर्मिनेट हो जाएगी, लाइन निकलेगी यहां टर्मिनेट। बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पे ये है कि सिमेट्री होनी चाहिए। मैंने आपको बताया कि मेरा ड्राइंग थोड़ा बहुत पुअर है इसलिए ऐसा हो रहा है, बाकी दोनों तरफ सिमेट्री रहेगी। क्या आपने फिजिक्स में ज़्यादा डायग्राम इससे आते नहीं है, तो डायग्राम की वजह से इतना स्ट्रांग नहीं है ड्राइंग। आपके बायोलॉजी के टीचर का ड्राइंग बहुत स्ट्रांग होगा। अब देखो बच्चों, यहाँ से पॉजिटिव लाइन में से निकलेगी, इस तरफ टर्मिनेट करेगी, यहाँ से लाइन हमारी ओरिजिनेट करेगी, यहाँ टर्मिनेट करेगी, यहाँ से ओरिजिनेट करेगी, यहाँ टर्मिनेट करेगी। ठीक है, इस तरह से होगा। ओके, आप देख सकते हो कि यहाँ हमारा जो हॉरिजॉन्टल है वो इस तरह से पूरा पैरेलल आ रहा है। ठीक है, एरो देखो पैरेलल आ रहे हैं सब। तो ये आपको आइडिया होना चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट लेंथ वाइज मतलब क्या हुआ कि जैसे ही हमारी लाइन पॉजिटिव में से ओरिजिनेट हुई तो उसको इस लाइन ने अट्रैक्ट किया लेंथ वाइज, तो जो लाइन हमारी स्ट्रेट निकलने वाली थी वो पूरी कॉन्ट्रैक्ट हो गई। जैसे कि हमने पढ़ा कि लाइन नेवर ब्रेक इन बिटवीन, लाइन कहीं भी ब्रेक नहीं होगी। ये मिट गया, थोड़ा ब्रेक नहीं हुई है, लाइन कभी भी ब्रेक नहीं होगी, कंटिन्यूस कर्व्स होंगे, स्मूथ कर्व्स होंगे। तो यहाँ भी लाइन बाहर निकली, ये ड्रॉ नहीं कर रहा, फिर बहुत बड़े बड़े सर्कल आएंगे। ओके, इसीलिए मैं इतना ही ड्रॉ कर रहा हूँ। बट आपको याद रखना है कि लेंथ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी लेंथ वाइज। ठीक है, तो ये एक्सप्लेनेशन है हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का, और इसी को बोलते हैं प्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डाइपोल। डाइपोल हम समझने वाले हैं आगे आने वाले लेक्चर्स में। आपको याद रखना है कि प्लस और माइनस इक्वल मैग्नीट्यूड, लेकिन एक प्लस एक माइनस होगा तो उसको हम डाइपोल बोलेंगे, उसका इलेक्ट्रिकल प्रेजेंटेशन ऐसा होगा। अब बच्चों माइनस माइनस हो या प्लस प्लस हो उसका समझते हैं। प्लस प्लस का हम ड्रॉ करते हैं, उसको हम एक पॉइंट नंबर 8 देख के उसको मैं आपको बताता हूं। तो इस तरह से प्रेजेंटेशन हम समझ सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन आए तो भी हमें आइडिया जाना चाहिए कि किस तरीके का प्रेजेंटेशन हमारा यहाँ पे है। ओके, पॉइंट नंबर 8, द लाइंस ऑफ फोर्स have a tendency to expand laterally so as to exert a lateral pressure on neighboring lines of force, this explains रिपल्जन। अब यहां पे रिपल्जन होता है बिटवीन टू सिमिलर चार्जेस। देखो बच्चों, लिटरली नहीं है, लिटरली नहीं, लेटरल, लेटरल डायमेंशन की वजह से वो क्या लगाएगा, प्रेशर लगाएगा दूसरे चार्ज के ऊपर। थोड़े दूर ड्रॉ कर दिया, थोड़ा नज़दीक लाते हैं। ठीक है, लड़ाई होनी है दोनों में तो नज़दीक रहेगा तो देखने में मजा आएगा लड़ाई। अब देखो, लाइन निकली, लाइन निकली लेकिन आगे नहीं बढ़ पाए क्योंकि दोनों प्रेशर लगा रहे हैं। लेटरल प्रेशर यहाँ से लगाया तो यहाँ से भी लगाया, लेटरल यानी हर तरफ से लाइन निकलेगी। तो अब आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, तो इसको बोलेंगे हमारा न्यूट्रल पॉइंट। ये हमारा न्यूट्रल पॉइंट आ जाएगा। अब लाइन यहाँ से भी ओरिजिनेट हुई, यहाँ से भी हुई। बच्चों यहाँ पे दो लाइन इंटरसेक्ट नहीं करती, इस तरह से इंटरसेक्ट नहीं करेगी, तो ये लाइन यहाँ से रिपल्सन कर जाएगी, ये लाइन यहाँ से रिपल्सन कर जाएगी। अब इसको इसका हमें ड्रॉ करने का ज़रूरत नहीं है,
सिमेट्रिक होनी चाहिए, इसलिए मैंने इसको ड्रॉ किया है। ये देखो दूर जा रही है, एक दूसरे से दूर जा रही है, क्योंकि लैटरली वो लोग प्रेशर लगाएंगे। देखो लैटरल प्रेशर ऑन नेबरिंग लाइंस, इसकी नेबर वाली लाइन ये है, तो उसने उसको प्रेशर लगाया, इसने इसको प्रेशर लगाया, प्रेशर इस तरह से लग रहा है कि दोनों नजदीक आके फिर रिपेल कर रही है लाइंस, इसलिए तो ये रिपल्सन का केस हुआ ना। तो रिपल्सन बिटवीन टू सिमिलर चार्जेस, ये भी यहां से लाइन रिपेल कर रही है, ये लाइन यहां से, ये लाइन यहां से रिपेल कर रही है। इस तरह से हमारा जो पूरा डायग्राम बनेगा वो रिपल्सन का बनेगा। इस तरह से लाइंस रिपेल करेंगी, इस तरह से। कैसा बना, अच्छा दिख रहा है क्या? ठीक है, तो ये हमारा न्यूट्रल पॉइंट है और दोनों तरफ सिमेट्रिकली, आप देखो यहाँ पे वर्टिकल एरो हमारे बैलेंस कर रहे हैं, तो दोनों पॉजिटिव हो तो बीच में हमें न्यूट्रल पॉइंट मिलता है। अगर दोनों नेगेटिव रहते तो भी सेम आता, सिर्फ एरो अंदर की तरफ आते, एरो आते 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 फिर पता चलता ये तो सेम सेम है, रिपल करके अंदर टर्मिनेट हो जाते। तो वो हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे वो क्या करेंगे, नेबर वाली लाइन पे लेटरली प्रेशर लगा के फिर रिपेल हो जाएंगे। तो ये हमारा पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज का इस तरह से बनेगा पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन। ठीक है, अब हम पॉइंट नंबर 9 पे जाने से पहले बच्चों एक क्वेश्चन हम करते हैं जो JEE मेंस 2015 में आया हुआ है। JEE मेन 2015, a long cylindrical cell, सेल मतलब अंदर से खाली है बच्चों, सिलेंडर है अपना, इस तरह से इस तरह से इस तरह से इस तरह से, अंदर से पूरा खाली है। A long cylindrical shell carries a positive surface charge, sigma in the upper half and negative surface charge minus sigma in the lower half. The electric field lines around the cylinder will look like figure given in, देखो बच्चों यहाँ जितने भी हमारा डायग्राम हम ड्रॉ करेंगे वो पूरी सिर्फ ऐसे प्रेजेंटेशन होगा, प्रॉपर स्किल नहीं होगी। तो यहाँ figures are schematically and not drawn to scale. अब देखो बच्चों, हम पॉइंट ए यहाँ पे देखो बच्चों, पूरी डायग्राम है, तो मैं ड्रॉ कर लेता हूँ फिर हम क्वेश्चन को करते हैं, वरना टाइम आपका बहुत चला जाएगा। ठीक है, तो पहले मैं ड्रॉ कर लूँ फिर हम क्वेश्चन को करते हैं। ओके बच्चों, आ गया मैं वापस, ऑप्शन भी लिख दिए, ड्रॉ कर दिए हैं। अब इसमें से आपको बताना है कि सिलेंडर इस तरह से, सिलेंडर के आधे अपर फेस पे पॉजिटिव चार्ज है और लोअर पे नेगेटिव चार्ज है, इस तरह से, इस तरह से, ये पॉजिटिव पॉजिटिव, ये नेगेटिव नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव बनेगी क्या, देख के बता सकते हो आप? नहीं बनेगी। क्या ये पॉसिबिलिटी बनेगी? कोई आइडिया आ रहा है? नहीं बनेगी। ठीक है, अब इन दोनों में से मुझे बताओ, क्या ये पॉसिबिलिटी बनेगी? हाँ सर, नहीं ना, ये तो स्फीयर के लिए होगा। अगर स्फीयर होता तो ये आंसर आता। सिलेंडर है, सिलेंडर है तो यहाँ से जो लाइन निकली होगी उसको ये लाइन ने क्या कर लिया होगा, अट्रैक्ट कर लिया होगा। अभी हमने पढ़ा, इस लाइन को इसने अट्रैक्ट कर लिया होगा, तो हमारा यहाँ पे आंसर आएगा सी। तो ये हमारा JEE 2015 का आंसर क्या आएगा, क्वेश्चन का सी आएगा।
कि जैसे ही लाइन पॉजिटिव से बाहर निकलेगी नेगेटिव चार्ज उसको अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन आपको आइडिया होगा। इस तरह से और भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, लेकिन वो आप खुद से ट्राई करना कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रेजेंटेशन आइडेंटिफाई आप कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। अब हम नेक्स्ट पॉइंट, जो हमारा पॉइंट नंबर 9 है आई थिंक, वो हम करते हैं। इसको मैं मिटा देता हूं। ओके, अब हमारा पॉइंट नंबर 9, द रिलेटिव क्लोजनेस of the lines of force gives the measure of the, यहां पे मेजर आएगा, क्यों मेजर करेगी लाइंस, मेजर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड in any region if the lines of force are, अब देखो बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का मेजरमेंट में हमें कुछ बताता है, ठीक है, तो मैंने लिखा मेजरमेंट जो है उसका, मेजर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अगर हमारी लाइंस नजदीक हुई, अगर फोर्स लाइंस क्लोजर टू ईच अदर हुई, तो क्या करेगी, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड इंडिकेट करेगी। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा। और वहीं पे अगर लाइन सेपरेटेड हुई, सेपरेटेड टू ईच अदर, अगर सेपरेटेड हुई तो वीकर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट करेगी, वीक इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यह आपको बच्चों याद रखना है कि लाइन जितनी नजदीक होगी उतना इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा, और लाइन जितनी दूर होगी उतना इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा वीक होगा। ठीक है, ये देखो, अगर मैं यहां पे पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करता हूं बच्चों, प्लस क्यू का, ये हमने प्लस क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ किया है। अब बच्चों देखो, यहां पे लाइंस एकदम नजदीक, मैं यहां पे दो प्लेन ड्रॉ करता हूं। आई ड्रॉ टू प्लेन ऑफ इक्वल लेंथ। आई होप दोनों की लेंथ इक्वल है। ये थोड़ा सा मैं वापस बना देता हूं। ये प्लेन P1 है और ये प्लेन P2 है। अब देखो, इसमें से कितनी लाइन पास हुई, 1 2 3 4 5, एक दूसरे के क्लोजर हैं, तो ये क्या इंडिकेट करेगा, स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पे लाइन सेपरेटेड है, ज्यादा डिस्टेंस है, तो ये क्या प्रेजेंट करेगा, वीकर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये बच्चों आपको ध्यान देना है कि लाइंस अगर नजदीक नजदीक हो तो स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, और अगर लाइंस दूर दूर हो तो वीकर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। ये आपको अच्छे से आइडिया होना चाहिए। ठीक है, एक और पॉइंट नंबर 10 में यहां पे को समझा देता हूं बच्चों, कि अब मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, magnitude of electric field lines is directly proportional to the density of lines of force। अब देखो बच्चों आप कि यहां पे 1 2 3 4 5 लाइंस हैं, तो डेफिनेटली वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा। यहां पे आप देखो 1 2 ही लाइन है, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। तो जितनी हमारी लाइंस ज्यादा होगी वहां पे उतना इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी मतलब कि सेम एरिया में से कि कहां पे ज्यादा लाइन पास हो रही है, जहां पे ज्यादा लाइन पास हो रही होगी वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, डेंसिटी ज्यादा होगी। और जहां से कम लाइन पास हो रही होगी वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डेंसिटी कम होगी। तो ये आपको आइडिया लेना है कि जहाँ पे ज़्यादा लाइन पास हो रही होगी वहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड,
जहाँ पे कम लाइन पास हो रही होगी वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। तो इससे आपको आइडिया आएगा कि स्ट्रॉन्गर कहाँ पे है, वीकर कहाँ पे है। एक और पॉइंट आपको बच्चों साथ साथ में यहाँ बता देता हूँ, पॉइंट नंबर 11 यहाँ लिखता हूँ मैं, पॉइंट नंबर 11। अब देखो बच्चों, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इक्वी डिस्टेंस है, इसके ऊपर से क्वेश्चन भी है, न्यूमेरिकल्स हम करते हैं, एक बार पॉइंट देख लेते हैं कि अगर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वी डिस्टेंस है, मान लो कि इनके बीच का डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर है, तो इफ लाइंस आर इक्वी डिस्टेंस एंड इफ लाइंस आर पैरेलल एंड इक्वी स्पेस यानी इक्वल स्पेस, इक्वी स्पेस्ड, तो इट रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। वो हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। अब मैं पॉइंट यहां पे लूं, यहां पे लूं, यहां पे लूं, कहीं पे भी लूं, यहां वहां सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा सेम आएगा। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कैसा होगा, सेम होगा, क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर बच्चों इस पर से मैं एक लाइन भी मिटा दूं ना, ये वाली लाइन, तो अब हमारा ये नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि अगर लाइन हमारी इक्वल डिस्टेंस पे है, पैरेलल है, तो वो हमारा का क्या क्रिएट करेगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। अब यहाँ पे देखो बच्चों, लाइंस इक्वी स्पेस नहीं है, देखो यहाँ कम यहाँ ज़्यादा, ओके, या फिर यहाँ देखो, यहाँ पहले कम था फिर बढ़ गया, तो ये नॉन यूनिफॉर्म कहलाता है। ये देखो मैं यहाँ ड्रॉ करके बताता हूँ आपको, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज नॉट पैरेलल। अगर पैरेलल नहीं हो और नॉट इक्वी स्पेस्ड हो, अगर हमारा स्पेस भी इक्वल नहीं होगी, देखो पहले कम था फिर ज्यादा हो गया, पहले कम था फिर ज्यादा हो गया, स्पेस भी हमारी इक्वल नहीं रह रही है, तो उसको हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमारा कैसा हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म। ये आपको एक बताता हूं कि पॉइंट चार्ज जो होता है वो ऑलवेज नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। ये देखो बच्चों, पहले कैसा था, डिस्टेंस कम था, जैसे आगे बढ़े हम डिस्टेंस बढ़ गया, तो ये हमारा नॉन यूनिफॉर्म है। इसका मतलब ये हुआ कि P1 पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड P2 पॉइंट से ज्यादा आया। ये पॉइंट भी वही रिप्रेजेंट कर रहा है कि P1 पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड P2 पॉइंट के मुकाबले कैसा आया, ज्यादा आया। इस तरह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ पे प्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम एक और पॉइंट देखते हैं, फिर हम न्यूमेरिकल्स करते हैं। वैसे तो मोस्ट ऑफ पॉइंट हमारे हो गए हैं, एक पॉइंट और हम देख लेते हैं, पॉइंट नंबर 12। पॉइंट नंबर 12, the lines of force do not pass through a conductor because the electric field inside the charge conductor is 0। बच्चों ये वाला जो पॉइंट है वो हम चैप्टर नंबर 2 में डिटेल में पढ़ने वाले भी हैं। द लाइन्स ऑफ फोर्स डू नॉट पास थ्रू अ कंडक्टर बिकॉज लाइन इस तरह से पास नहीं कर जाएगी, इस तरह से पास कभी नहीं करेगी अगर वो पॉजिटिव है। इस तरफ पॉजिटिव इस तरफ नेगेटिव है, तो इस तरफ नेगेटिव इस तरफ पॉजिटिव हो तो पॉसिबल बनेगा, लेकिन इस तरह से कभी भी लाइन पास नहीं करेगी, इस तरह से लाइन पास नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी, क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज 0 होता है। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 क्यों होता है वो हम डिटेल में पढ़ेंगे, वो पूरा अलग से टॉपिक है हमारा। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग वाला टॉपिक भी आएगा, वो पूरा टॉपिक आएगा, उसमें हम पढ़ेंगे। लेकिन अभी आपको याद रखना है, अब देखो बच्चों, हमारा कैल्शियम हो तो 20 प्रोटॉन्स कंटेन करेगा, 20 इलेक्ट्रॉन्स कंटेन करेगा, तो अगर वो रेस्ट पे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर 0 ही होना है, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर 0 ही होना है, इसीलिए तो वो अंदर से लाइन पास नहीं करेगी। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब बच्चों में एक क्वेश्चन करते हैं, एच.सी. वर्मा सर की जो बुक है कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स, उससे एक छोटा सा एकदम सिंपल सा हम एक एमसीक्यू लेते हैं। इसको भी मिटा देता हूं।
देखो बच्चों, ये हमारा एच.सी. वर्मा सर की बुक से क्वेश्चन है। इस तरह से मान लो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, समझ जाना, सिमेट्रिक है। तीन पॉइंट हम रखते हैं। पॉइंट ए यहां पे है, पॉइंट सी यहां पे है, पॉइंट बी यहां पे है। अब बच्चों मैं क्वेश्चन पूरा लिख नहीं रहा, ऑप्शन दे देता हूं आपको। आपको बताना है कि ए, बी और सी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होंगे। ई ए ग्रेटर देन ई बी ग्रेटर देन ई सी, ई ए इज इक्वल टू ई सी ग्रेटर देन ई बी। डी हमारा आएगा ई ए इज इक्वल टू ई सी लेस देन ई बी, या फिर सबके इक्वल ले लेते हैं यहाँ पे, ई ए इज इक्वल टू ई बी इज इक्वल टू ई सी। समझ आई बात आपको कि इस तरह से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है और तीन पॉइंट है। तो देखो बच्चों, यहाँ पे लाइंस हमारी इक्वी स्पेस्ड है। मान लो यहाँ पे नहीं है, लेकिन मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है इसलिए आपको दिख रही है इक्वी स्पेस। इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड ए और सी पॉइंट पे सेम हुआ, लेकिन यहाँ पे लाइन नजदीक है तो यहाँ पे ज्यादा होगा। यहाँ पे लाइन देखो सेपरेटेड है, हमने पढ़ा कि एज लाइंस आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर इलेक्ट्रिक फील्ड बी वीकर, तो यहाँ पे वीक होगा, तो इनका स्ट्रांग होगा ना, ज्यादा होगा। ओके, तो यहाँ पे ज्यादा होगा, बी पे वीक होगा, तो ये हमारा आंसर आएगा। तो आंसर हमारा क्या जाएगा, ई ए इज इक्वल टू ई बी ग्रेटर देन ई बी। ओके, ई बी से ई ए और ई सी की वैल्यू बड़ी है, ई ए इज इक्वल टू ई बी, ई सी इज इक्वल टू ई ए इज इक्वल टू ई सी ग्रेटर देन ई बी, बी से बड़ी होगी वैल्यू। अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं। एक और क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं बच्चों, देखो मैं डायरेक्टली यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं डायग्राम। हम Q2 यहां लेते हैं, Q1 यहां ले लेते हैं, ठीक है बच्चों। इसमें से लाइन बाहर निकल रही है इस तरह से, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन 10 11 12, और यहां से लाइन अंदर जा रही है, 1 2 3। चार्ज को थोड़ा बड़ा कर देते हैं, जुगाड़ तो करना पड़ता है ना। ये इस तरह से 1 2, लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेगी, इस तरह से, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओके बच्चों, तो क्वेश्चन अब हमारा ये है कि आपको बताना है कि Q2 और Q1 में पॉजिटिव कौन और नेगेटिव कौन है, ठीक है। और रेशियो लेना है Q2 अपन Q1 का, उनका रेशियो क्या आएगा, आंसर क्या आएगा, Q2 बाई Q1 का रेशियो क्या आएगा, आंसर क्या आएगा, और क्या बताना है, और ये बताना है कि किसकी साइन पॉजिटिव है किसकी नेगेटिव है। ऑप्शन देता हूं मैं आपको, पहले आपको Q2 लेना है, फिर आपको Q1 लेना है। प्लस कॉमा माइनस कॉमा, यहां पे आपको रेशियो किसका बताना है, याद रखना Q2 बाई Q1 का। बी माइनस कॉमा प्लस 3 1, सी प्लस कॉमा माइनस 1 3। ओके बच्चों, ये क्वेश्चन हम करते हैं। अब देखो पहले तो Q2 में से एरो जो है वो बाहर की तरफ निकल रहे हैं, स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, तो Q2 कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव। तो ये दो ऑप्शन में पहले पॉजिटिव है, Q1 नेगेटिव है, तो ये दो तो निकल ही गए, ठीक है बच्चों। अब देखो Q2 डिवाइड बाई Q1, Q2 की अगर मैं टोटल लाइन काउंट करूं, यहां से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, सब लाइन बाहर निकल रही है। तो 18 लाइंस आई,
ठीक है, और Q1 की लाइन कितनी है 1 2 3 4 5 6, नीचे तो कोनो लाइन नहीं है। ओके, तो 6 आई, तो 6। ओके, अब क्या हो जाएगा 6 3 जा 8, तो 3/1, 3:1। तो हमारा आंसर क्या है बच्चों, ये वाला आया ना कि पहले Q2 पॉजिटिव और Q1 नेगेटिव, और लाइन का जो रेशियो है वो आया हमारा 3:1। ओके बच्चों, तो एक और क्वेश्चन हम करते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आप लाइन काउंट करके उसका मैग्नीट्यूड डेंसिटी पता कर सकते हो। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में हमारे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस तरह से बता रखा है बच्चों, इस तरह से। ठीक है, यहां हमारा पॉइंट ए है, यहां हमारा पॉइंट बी है। ओके, अब हमें क्या किया है, पॉइंट बी पे एक प्रोटॉन रखा हुआ है, उसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा होगा वो फाइंड करना है। यहाँ पे ए के ऊपर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बता रखा है कितना 60 न्यूटन पर कूलम। ओके, 60 न्यूटन पर कूलम है, और ऐसा बोला है क्वेश्चन में कि जो पॉइंट ए है वहां का इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट बी से ट्वाइस है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए दैट इज ट्वाइस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ बी। तो ए पे अगर हमने प्रोटॉन रखा है तो ए पे रखा हुए प्रोटॉन का ऊपर लगने वाला फोर्स कितना आएगा, फोर्स ऑन चार्ज प्रोटॉन एट ए एंड फाइंड, ये हमें फाइंड करना है, एंड फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी। ऑप्शन में लिखता हूं बच्चों, आई होप क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। वापस मैं बताता हूं क्वेश्चन। ए पॉइंट पे हमने प्रोटॉन रखा है, उसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, ए पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड बताया हुआ है 60 न्यूटन पर कूलम, और ऐसा बोला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ए इज ट्वाइस एज दैट ऑफ एट बी, पॉइंट एट अ बी। ऑप्शन में देता हूं, ए ऑप्शन 4.8 × 10⁻18 कॉमा 60 न्यूटन पर कूलम, बी डबल करते हैं 9.6, इसका आधा 30 न्यूटन पर कूलम, सी 9.6 × 10⁻18 60 न्यूटन पर कूलम, डी यही लेते हैं वापस 4.8 10⁻18 30 न्यूटन पर कूलम। अब देखो बच्चों, चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन को हम यहां रखेंगे तो फोर्स ऑन अ प्रोटॉन एट पॉइंट ए is given by F is equal to QE। ओके, तो Q हमारा क्या आएगा 1.6 10⁻19, E कितना है हमारा 60। अब बच्चों मैं जीरो को कट करता हूं तो पॉइंट हमारा कट जाएगा, 16 6 जा कितना आएगा 96, 96 10⁻19 न्यूटन। तो यहाँ एक पॉइंट और हम डिजिट मूव करेंगे तो ये हमारा 18 आ जाएगा। तो यहाँ बच्चों 9.6 वाला ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ये दो तो आएंगे नहीं। अब देखो यहाँ हमें क्वेश्चन में बोला हुआ है कि ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड डबल है बी के मुकाबले, तो बी पे कितना होगा, बी पे कितना होगा ए का, ए पे जितना है उसका आधा होगा, तो 60/2, क्योंकि सेपरेशन ज्यादा है तो 30 न्यूटन पर कूलम आ जाएगा। ठीक है, 30 न्यूटन पर कूलम। तो हमारा आंसर क्या बनेगा 9.6 10⁻18 और 30 न्यूटन पर कूलम। ठीक है बच्चों, अब हम एक और प्रॉपर्टी देख लेते हैं।
वो प्रॉपर्टी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन की मैपिंग कैसे होती है वो रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर a way of pictorially mapping the electric field around the configuration of charges। अब देखो बच्चों, ये हमने अलग अलग जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करी, जैसे पॉजिटिव का ड्रॉ करा बाहर की तरफ, नेगेटिव का ड्रॉ करा अंदर की तरफ। अगर दोनों पॉजिटिव हो तो इस तरह से, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो तो अट्रैक्ट इस तरह से, राइट। तो वो आपको याद रखना है, वो हमारी मैपिंग रिप्रेजेंट करती है। इसी को हम पिक्टोरियल रिप्रेजेंट बोलते हैं, जो माइकल फेरेड ने इंट्रोड्यूस किया था। तो आज के लेक्चर में हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी कैसे कैसे हम डिज़ाइन कर सकते हैं और क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। बच्चों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नोट्स है वो आप एक्सेस कर सकते हो, बहुत ही अच्छे नोट्स हैं। जो मेरा पूरा लेक्चर मैंने यहाँ करवाया है वो पूरा मैंने नोट्स में बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट किया है। तो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन, हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बाय।